Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lectures we discussed average propensity to consume and average propensity to save. और आप जान गए कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम होती है इट इज़ सिंपली द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशो ऑफ टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम. नाउ व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में रिलेशन व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन देम. लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट टुडे. ठीक है ना. हम जानते हैं दैट हमारी जो ए पी सी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is simply equal to C by Y. It's ratio of consumption to income. और हमारी जो APS है ये बराबर है S by Y. ठीक. अगेन हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं, वी आल्सो नो दैट कि हमारी जो Y है टोटल इनकम है ये किसके बराबर होती है C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग्स. हमारी पूरी इनकम का कुछ हिस्सा कंजप्शन की तरफ जाता है और कुछ सेविंग्स की तरफ जाता है. ठीक. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सो दैट और APC प्लस APS किसके बराबर होगी. APC के बदले हम C बाई वाई लिखेंगे और APS के बदले C बाई S बाई वाई. ठीक. देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देख लेंगे C प्लस S बाई वाई इज इक्वल टू Y बाई वाई. कैसे? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारा जो Y है इट्स इक्वल टू C प्लस S, यानी C प्लस S के बजाय हम Y लिख सकते हैं और अपना Y हमारे पास मौजूद है. ये और Y कैंसिल होगा. यू विल गेट एज इट 1 और our APC प्लस APS विल बी इक्वल टू 1. यानी टोटल इनकम हमारी बराबर होगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल इज 1 यूनिटी. या APC बराबर होगी 1 माइनस, इसे बाहर ले जाइए, APS दैट इज आउट ऑफ आवर टोटल इनकम. जो सेविंग्स पार्ट हम उठाएंगे बाद में क्या बचेगा APC एंड APS किसके बराबर होगा 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दिस इज हाउ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन APC एंड APS, राइट. यानी APS हमारा बराबर होगा 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इक्वल टू 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यूनिट. इट्स आवर टोटल इनकम. तो टोटल इनकम में क्या होता है देखिए, अगर हम इसे कंजप्शन सेविंग वाला पार्ट हटाएंगे तो जो बाकी बचता है कंज्यूम होता है. या एवरेज प्रोपेंसिटी सेव कितनी होगी, टोटल इनकम में से आप कंजप्शन वाला पार्ट हटाइए, जो बाद में बचता है दैट इज सेविंग. Similarly, we can establish relationship between MPC and MPS. MPC marginal propensity to consume and marginal propensity to save. ये रिलेशन भी हम कैसे स्टडी करते हैं आप देख लीजिए. अगेन वी नो दैट, आप जानते हैं हमारा जो MPC है इज इक्वल टू डेल C बाई डेल वाई और हमारा जो MPS है इज इक्वल टू डेल S बाई डेल वाई, राइट. फिर से हम जानते हैं कि हमारा जो डेल वाई है चेंज इन इनकम कहाँ जाएगी, कुछ कंजप्शन में जाएगी और कुछ सेविंग्स में जाएगी. चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग्स, राइट. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारा MPC प्लस MPS बराबर होगा डेल C बाई डेल वाई प्लस डेल S बाई डेल वाई. इतना ही फ़र्क है, वहाँ हमने C बाई वाई, यहाँ डेल C बाई डेल वाई. और वी कैन आल्सो राइट इट एज डेल C प्लस डेल S बाई डेल वाई. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स ऐड होते हैं. ठीक. ये हम इक्वल लेंगे, डेल C प्लस डेल S कितना है हमारा, डेल C प्लस डेल S इज इक्वल टू डेल वाई, यानी डेल वाई बाई डेल वाई विल बी इक्वल टू यूनिटी. और हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव it will be equal to unity. Total change in income will be equal to change in consumption plus change in savings. Or
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बराबर होगी टोटल इनकम में से जो हमारी टोटल चेंज इन इनकम है उसमें से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लेस कीजिए, या हम यूँ भी लिख सकते हैं हमारे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट इज जो चेंज इन हमारी जो इनकम चेंज हुई उसमें से जो हिस्सा हमारा सेविंग्स पे गया, ठीक, वो किसके बराबर होगा जब हम उसे कंजप्शन वाला हिस्सा हटा लें, ठीक है ना। तो दिस इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इट इज जनरली लेस देन यूनिटी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, जनरली लेस देन यूनिटी but more than zero, more than zero, less than unity but more than zero. It means that part of increase in income which is not consumed is equal to saving। जो हिस्सा कंज्यूम नहीं होता है वो सेव होता है। Thus the aggregate of marginal propensity to consume and marginal propensity to save is equal to unity, right? If half of the increase in income is spent on consumption, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई उसका हाफ हिस्सा कंजप्शन पे होता है, उसका मतलब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम विल बी 1/2। तो एमपीएस कितना होगा, एमपीएस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 माइनस 1/2, ठीक। अगेन यू विल गेट हियर 1/2 is equal to 0.5, 0.5, that is half of your increased income goes to consumption and half goes to savings, ठीक। ये this is the method of studying the relationship between average propensity to consume and marginal propensity to consume, average propensity to save and average propensity to consume। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है, जहन में रखनी है, क्योंकि ये मल्टीप्लायर के काम आती है। जब हम मल्टीप्लायर डिस्कस करते हैं तो वहाँ भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का इंपॉर्टेंट हाथ होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एग्रीगेट डिमांड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ दिस टुडेज डिस्कशन। आपकी बुक में सब कुछ दिया है, आप अच्छी तरह स्टडी कीजिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो contact me, WhatsApp me, SMS me, I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day.